और स्टेप उठाए जा सकते हैं जिससे कि सीमा पार आतंकवाद की कमर जो है तोड़ दी जाए? उनको हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करना पड़ेगा, हमारे को इंटरनेशनल ओपिनियन बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ टेररिज्म के मामले में एंटी नेशनल कोई एक्ट काम होने के बाद इस पे एनआईए को सौंपा जाता है या इसकी भूमिका बड़ी है? जैसे ही एमएचए नोटिफाई करती है वो केस एनआईए को मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन एनआईए उसके अलावा कोई केस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, क्योंकि ये केस तो दिल्ली में घटित हुआ तो एनआईए तुरंत तुरंत एक्शन में पहुंच आ गई गई। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ है 10 नवंबर को, उसमें जो नया टेरर मॉड्यूल आया है उसमें एनआईए ने जांच शुरू कर दी है और कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में इस नए टेरर मॉड्यूल को लेकर और आतंकवाद के बदलते रूप और बदलते स्वरूप को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं एनआईए और पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ब्यूरो के पूर्व डीजी एनआर वासन साहब से। एनआर वासन साहब का बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, ये जो दिल्ली ब्लास्ट में जो अब तक के जो खुलासे हुए हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये किस तरह का नया टेरर मॉड्यूल है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं? नहीं, देखिए, क्रिमिनल हो या टेररिस्ट हो, वो हमेशा ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे वो पुलिस की पकड़ में ना आए, या जब तक वो एक घटना को अंजाम नहीं दें तब तक वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के दायरे से बचते रहे। तो हर समय इस तरह के कुछ न कुछ लोग तरीके ढूंढते हैं, वो अपने आप को नए तरीके से संगठित करते हैं, नई तरीके के पैसा इकट्ठा करने के साधन खोज करते हैं। तो ये उसी सिलसिले में एक नया मॉड्यूल, इसको अगर आप कहें तो एक नई है। और ये कोई, मैं मानता हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं है एक तरह से। हम्म। अगर आप ध्यान करें तो नक्सलवाद में भी बहुत सारे पढ़े लिखे नवयुवक शामिल जी हुए, जी। जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, डॉक्टरी की थी, और वो नक्सलाइट बन गए और काफी मतलब काफी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उन इलाकों में काफी उन्होंने आतंकवाद फैलाया उस समय में। हम्म। तो ये कोई नई चीज नहीं है। जो चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि हम लोग, जो लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं हम्म। टेररिज्म के नाम पे या धर्म के नाम पे, उनको हम वहां से निकाल नहीं, पता नहीं कर पा रहे हो, निकाल नहीं पा हाँ, उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस रहे। हाँ, तरह से उनको डॉक्टर्स आप देख रहे हैं कि कितने डॉक्टर्स पकड़े गए इसमें, यूनिवर्सिटी में थे, वो काम कर रहे थे। देखिए, एक हम लोगों का ये है, हम मान लेते हैं कि ये सब काम पुलिस का है, जी। जबकि मेरा मानना ये है कि ये काम पुलिस का नहीं है केवल। ये जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजेस के अंदर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जो समाज के अंदर आप अगर देख रहे हैं कि कोई लड़का गलत राह में जा रहा है या उसके इस तरह के व्यवहार है जी। जो नॉर्मल नहीं है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो इस चीज को अधिकारियों के नोटिस में लाए, हम्म। पुलिस की नोटिस में लाए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस ही केवल इस काम को कर पाएगी। जी। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी हमारी आबादी है, और हमारे यहाँ मूवमेंट की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, एक जो आपने नोट की होगी, अब पिछले कई दशकों से, जब से इंटरनेट आया है, तो हर चीज बहुत अवेलेबल है। जी। सोफिस्टिकेटेड हम्म। और इस तरह के कम्युनिकेशन के साधन आ गए हैं जिनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हम्म। और जो समाज के अंदर पता भी नहीं लगता, कि यहाँ तक कि ये देखिए कि आजकल पेरेंट्स को नहीं मालूम होता कि उनके बच्चे क्या देख क्या देख रहे हैं? इंटरनेट के रहे हैं, जरिए वे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं। तो अब दूसरा हो गया कि इंटरनेट के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। और जब इस तरह का हो जाता है तो पुलिस के लिए एकमात्र संभव नहीं है कि वो लोग इस चीज को टैकल कर पाएंगे। हम्म। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इसमें समाज को, सरकार को और
सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट्स को, जी। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट है, उनको एक सक्रिय भाग लेना होगा, ताकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके, और जब वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उस पे उनको समय रहते सुधारा जा सके, या उनको समय रहते बताया जा सके कि जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। हम्म। सर, ये कुछ जो जितने डॉक्टर्स इसमें गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास जो एक डॉक्टर, डॉक्टर मुजम्मिल, उनके पास से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है पाया गया, और ये माना गया कि बड़ा आसानी से वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, जमा कर रहे थे। तो इसका पहुंचना, आप इसको कितना चिंताजनक देखते हैं कि आतंकवादी अब लो कॉस्ट लेकिन हाई इम्पैक्ट वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कितनी चिंता की बात है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि जो आतंकवादी हैं या क्रिमिनल हैं वो नए नए साधन ढूंढते रहते हैं। वो इस तरह के साधन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो वस्तु उनको इजीली अवेलेबल हो, हम्म। जो वस्तु वो जब खरीदें या इकट्ठी करें तो किसी का ध्यान ना जाए। अब फर्टिलाइजर इकट्ठी करने में या अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठी करने में हम्म। आम आदमी का कोई ध्यान हाँ। नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस्तेमाल होती है हमारी खेती में बहुत सारी, और हर जगह पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, इसके लिए जी। कोई विशेष लाइसेंस या उसकी जरूरत नहीं। अब ये लोग ढूंढते रहते हैं कि इससे हम कैसा एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, कैसा एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिसका बहुत घातक परिणाम हो। जी। और यही नक्सलियों ने भी बहुत समय तक किया, इसी तरह के तरीके अपना के, और यही ये लोग कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी इस तरह के कोई ना कोई तरीके ढूंढते रहेंगे। तो ये चिंता का विषय है, हमारी इसलिए एजेंसियों के पास कोई सर है इस तरह का कोई साधन जो नियंत्रण कर सके ऐसी चीजों पर? देखिए, हमारे देश में एक और चैलेंज है कि एक तो आपकी हैं जो सेंट्रल एजेंसीज हो गई हैं जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करती हैं, या जो एनआईए होगी जो टेररिस्ट केसेस को इन्वेस्टिगेट करती हैं। जी। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं मानता हूं कि जिसकी जिम्मेवारी है वो है लोकल पुलिस, लोकल पुलिस जो के। स्टेट पुलिस है, क्योंकि पुलिस एक तो स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट पुलिस के दायरे में आता है। दूसरा, जितना स्टेट पुलिस का उनके पास व्यक्ति अवेलेबल हैं, वो उतने नंबर संख्या सेंट्रल एजेंसीज के पास नहीं है, और उनका हम्म। क्षेत्र बहुत सीमित है। तो स्टेट पुलिस में जब तक वो लोग अच्छी तरह से इंटेलिजेंस इकट्ठी नहीं करेंगे, अच्छी तरह से लोगों के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये इनपुट बहुत लेकर के मुश्किल जब तक होता नहीं देंगे। है। हाँ, हाँ। इनपुट इन, लेंगे इन, जब इन, तक, हाँ। इनपुट चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नक्सलवाद का आंध्रा में एग्जाम्पल मैं बार बार दे रहा हूँ जी नक्सलवाद जी, का, क्योंकि क्योंकि आप वो मिलते काम कर चुके हैं, मैं उस पर भी काम आऊंगी। भी कर आपने चुके हैं, नक्सलवाद को भी। काम भी कर चुके हैं, और मिलती जुलती चीज है, जी। क्योंकि वो लोग भी इसी तरह का काम कर रहे थे। तो हम्म। आंध्रा में नक्सलवाद का जो खात्मा हुआ, जब उसमें कमी आई, उसका मेन रीजन ये था कि वहां की लोकल पुलिस ने ये बीड़ा उठा लिया कि ये काम हमें करना है, और स्टेट गवर्नमेंट के जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के जो हिस्से थे, हम्म। उन लोगों ने पुलिस का साथ दिया। और इसके अलावा स्टेट पुलिस ने ही एक फोर्स बनाई, ग्रे हाउंड्स, जो आंध्रा में सब सब लोग जानते हैं, जी। जिसकी वजह से, तो जब तक स्टेट पुलिस इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल एक तो बाउंड्रीज नहीं है, हम्म। बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। अब आप जी। एक दो घंटे में देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। तो एक तो स्टेट पुलिस को बीड़ा उठाना पड़ेगा, दूसरा हमारे स्टेट पुलिस के बीच में बहुत अच्छा तालमेल होना हो चाहिए, जो आप कि जब ब्यूरो में रहे होंगे तब आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि पुलिसिंग किस तरह से, मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं। ब्यूरो में भी महसूस किया। उसके अलावा जब मैं फील्ड में था, जब मैं एक्टिव ड्यूटीज में था आंध्र प्रदेश में, तब भी हमने रियलाइज किया कि क्रिमिनल क्राइम करने के बाद में साथ वाली कई स्टेट में या दूर चले जाते हैं। तो जब तक हमारा तालमेल स्टेट पुलिस हम्म। दूसरी स्टेट पुलिस के साथ नहीं है, सेंट्रल एजेंसीज के साथ नहीं है, तो वो इंटेलिजेंस समय पे इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, और चूक होती है, कुछ ना कुछ हम लोग मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये देखिए, आपने ये
कश्मीर से शुरू हुआ इसका इन्वेस्टिगेशन। जी। कश्मीर से इसकी इंटेलिजेंस इकट्ठी हुई और वहां पोस्टर और लगे कहाँ कुछ वहां उसके बाद। कहाँ जी। कहाँ उस वहां से शुरू हुआ और इसके हम्म। तार कहाँ कहाँ तक फैले हुए। तो अगर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस या दूसरी जगह की पुलिस उत्तर हम्म। प्रदेश की पुलिस में तालमेल नहीं है, बोथ इंटेलिजेंस इकट्ठा करने हम्म। में और उसके बाद में प्रिवेंटिव एक्शन लेने में, और बाद में अगर भगवान ना करे कि अगर कुछ घटना होती है उसके इन्वेस्टिगेशन में, जब तक ये तालमेल हमारा बहुत अच्छा नहीं है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो सर, जब अब आप एनआईए में थे तो आप इस तरह की डिफिकल्टीज को फेस करते थे कि पुलिस के, लोकल पुलिस के बीच में, स्टेट पुलिस के बीच में और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके बीच में तालमेल की कमी आपको उस समय दिख रही थी, और अभी भी आपको लगता है कि वो है नहीं, कमी? वो कमी है, क्योंकि हम लोग एक बहुत संकुचित मानसिकता के साथ रहते हैं कि ये हमारे स्टेट में क्राइम हुआ, हमने इसको हैंडल कर लिया। हम्म। अब दूसरी जगह होता है तो हम लोगों को इतनी चिंता नहीं है, हम उस दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं कि भैया ये समस्या पूरे देश की है। हम्म। और अगर मेरे यहाँ पे कुछ गलत कार्य हो रहा है मेरी स्टेट में, तो मुझे दूसरे स्टेट्स के साथ तालमेल रखें। हम्म। तालमेल होता है, ये मैं नहीं कह रहा कि तालमेल नहीं होता, तालमेल बहुत अच्छा, तभी तो इस तरह के केसेस ये जी जी। डिटेक्ट हुए हैं, पकड़े भी ये जाते हैं जी। समय पकड़े जाते हैं। लेकिन इसको बेहतर करने की जरूरत है, और ये बहुत टाइमली होना चाहिए, बहुत टाइमली होना चाहिए। हम्म। और इसके ऊपर अगर हम जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी तालमेल की बहुत जरूरत है, जो कमी है। हम्म। क्योंकि इस तरह के गैंग्स हैं या इस तरह के टेररिस्ट हैं, ये दूसरे देशों के साथ भी, इनके हैंडलर्स कभी कभी देश से बाहर रहते हैं, कभी कभी इनको पैसा भी देश से बाहर से आता है, और इनका फंडिंग होती है संचालन भी काफी। जी। बाहर करते हैं। तो हम्म। वो तालमेल बहुत जरूरी है। सर, एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है, जो और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ब्लास्ट जैसे मामलों में जांच की शुरुआत किस तरह से होती है? कितना मुश्किल होता है आपको सबूत जुटाना वहां पे, जगह पे जहां पे घटना हुई है वहां से सारी चीजों को, तथ्यों को इकट्ठा करना? आपने अब अपने दौर के समय में किस तरह से काम हो रहा था, अब कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, क्योंकि ये केस तो दिल्ली में घटित हुआ तो एनआईए तुरंत तुरंत एक्शन में पहुंच आ गई गई, जी। हाँ। तुरंत पहुंच गई, तुरंत एक्शन में आ गई, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वो केस की जांच इमीडिएटली एनआईए को हैंड ओवर कर दी। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये होता है, जब स्टेट में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है, जो पहले रिस्पोंडेंट है, वो लोकल पुलिस होती है। और जो पहले घंटे के अंदर एविडेंस आप इकट्ठा करते हैं, इनिशियल स्टेज में जो आप एविडेंस इकट्ठा करते हैं, जी। फॉरेंसिक या किसी ने वो घटना को घटित होते देखा है, किसी आदमी को वहां रखते हुए देखा है, वहां से कुछ जाते हुए देखा है, कुछ ऐसे हालात में देखा है कि जो ठीक नहीं है, हम्म। तो वो बहुत आवश्यक होता है, वो कई बार मिस ठीक हो तरीके जाता से नहीं होता है। है। हम्म। और जब वो केसेस एनआईए को मिलते हैं, 3 दिन के बाद मिले या 2 दिन के बाद मिले या 1 महीने के बाद मिले, तो वो एनआईए के लिए कभी कभी वो चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हम्म। जो एविडेंस इकट्ठा नहीं हुआ उसको बाद में इकट्ठा करना बहुत मुश्किल, तब मतलब वो मिसिंग एविडेंस रहता ही नहीं, मिसिंग एविडेंस को इकट्ठा करना उस पर आपके लिए बहुत तो मुश्किल होता है, काफी क्योंकि जो चुनौतीपूर्ण होता है। जो जो होता है तो। जी। और इस तरह की घटनाएं में मतलब कुछ इस तरह का मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी थोड़ी देरी होती है, हालांकि अब भारत सरकार की तरफ से भी और बहुत से स्टेट्स में इस तरह की घटना होती है, एनआईए तुरंत उस केस को टेक ओवर कर लेती है अर्लियर, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। बट वो देरी नहीं होनी चाहिए। और हम्म। दूसरा ये है कि देखिए, ऐसी एजेंसियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जिनका विशेष तौर पे जो इस कार्य के लिए गठित हुई हैं, उनको थोड़ा और स्ट्रेंथन भी करना। हम्म। और उसमें जो मैं मेन चैलेंज मानता हूँ कि स्टेट पुलिस को कुछ ऑफिसर डेपुटेशन पे या कुछ ऑफिसर उधार देने पड़ेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है, जी। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कानून का जानना, आपको इन्वेस्टिगेशन तरीके जानने जरूरी हैं, आपको एविडेंस किस तरह से इकट्ठा करना है, किस तरह से उसको प्रिजर्व करना है, हम्म। उसको एफएसएल में कैसे पैक करके भेजना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो एनआईए या दूसरी सेंट्रल एजेंसीज बहुत हद तक पैरामिलिट्री फोर्सेस से डेपुटेशन पे ऑफिसर्स को लेती हैं, जो शायद इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं और काफी दिक्कतों का सामना।
सर ये जो नई टेक्नोलॉजी से जो जांच हो रही है, जैसे एआई है या सीसीटीवी है या और भी जो कुछ कई तरीके हैं जांच करने के, क्या आपको लग रहा है कि कुछ और नई टेक्नोलॉजी आने की जरूरत है ताकि ऐसे जांच को सही तरीके से किया जा सके और अपराधियों तक पहुंचा जा सके? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है जो शायद मैं काफी समय से कहता, जब मैं सर्विस में था तब भी कहता है, कि हमारे देश में जरूरी एक जरूरत है कि हम पुलिस ऑफिसर्स को, मैं जी। अपने को शामिल कर रहा हूँ उसमें, हमको ये समझना चाहिए कि आज की अ, इस समय में खाली पुलिस वाले अपने से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। जी। टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो इतनी रही है। कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, हर सेकंड चेंज हो रही जी जी। है, दिन नहीं हर सेकंड चेंज हो रही है। जी। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ पे एक टीम इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट होना चाहिए। टीम इन्वेस्टिगेशन। जब मैं टीम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं उसमें ये मान रहा हूँ कि उसके अंदर फॉरेंसिक साइंस के लोग होने चाहिए, जी। उसके अंदर कंप्यूटर के जो जानकार हैं, जो साइबर फील्ड में काम करते हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज है, वो होने चाहिए। और भी अगर कोई किसी टेक्निकल व्यक्ति की जरूरत है तो वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। जी। इन्वेस्टिगेशन भले ही एक पुलिस ऑफिसर लीड करे, लेकिन उसके साथ हर तरह का एक्सपर्ट होना चाहिए। क्योंकि पुलिस के लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है कि पुलिस में पूरी एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं होती है। हो सकता है कि वो कुछ पुलिस ऑफिसर टेक्नोलॉजी से वाकफ हो, टेक्नोलॉजी को जानते हो, लेकिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। जी। और दूसरा ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को जानते भी हो तो जब तक आपकी फ्रेशर ट्रेनिंग नहीं हुई है, जब तक आपने नए टेक्नोलॉजी को नहीं समझा है, हम्म। तो आप इन्वेस्टिगेशन करने में आपको बहुत बड़ा चैलेंज। जी। तो इसलिए इस बात की जरूरत है कि हमको वो समझना है कि अब केवल पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, उसके साथ में एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है। और दूसरा कि पुलिस ऑफिसर्स को किसी रैंक के हों, हम्म। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं तो उनको समय समय पर ट्रेनिंग देना चाहिए। उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी की है, जो नई चीजें आ रही हैं, उसको समझना बहुत जरूरी जी। सर दिल्ली जैसे जो महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ ब्लास्ट प्रिवेंशन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जा सकता है? कि भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, लाल किला जहाँ यह हादसा हुआ काफी भीड़ भाड़ थी उस दिन भी। तो इसको कैसे इस कौन सा सिस्टम इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है? है। देखिए, मैं अ, अब देखिए, दिल्ली में बहुत जगह पे सीसीटीवी कैमरे सरकार ने बहुत जगह पे कैमरे लगाए हैं। अब उसके लिए जरूरी है, इतने तो आप व्यक्ति नहीं बिठा सकते हैं कि जो हर कैमरे से जो आ रही है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको एब्सोल्युटली एट द सेम टाइम दे विल बी वॉच एनालाइजिंग। करते इट्स रहे, नॉट हाँ। पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग किसी तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, चाहे वो एआई, चाहे वीडियो एनालिटिक्स, हम्म। कि ताकि अगर कुछ भी रेड फ्लैग है कहीं पे तो उस पे समय रहते उसके ऊपर एक्शन हो, या समय रहते पता लगे। दूसरा, हमारे को पब्लिक को एजुकेट करना है और पब्लिक को ये बताना है कि भैया, जब तक वो पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेंगे, अगर वो कोई ऐसी चीज नोट करते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होता है, मैं अगर सड़क पे चलता हूँ, मैं कुछ नोट करता हूँ, तो मैं पुलिस को नहीं बताता हूँ कि शायद पुलिस, मैं सोचता हूँ कि पुलिस मुझसे ही पूछताछ करने लगेगी, मुझको ही डिटेन कर लेगी। एक तो खौफ वो है, डर एक, है पुलिस को लेकर लोगों के हाँ, मन तो में, आम लोगों के मन वो में। एक ट्रस्ट पुलिस के अंदर होना जरूरी है। और लोगों का, हम लोगों का जो प्रजा है, उसका भी कर्तव्य बनता है कि जब इस तरह की चीजें हो, कुछ भी ऐसा अगर हमारे नोटिस में आता है, तो हम पुलिस की जगह रहें। क्योंकि कोई भी पुलिस फोर्स दुनिया में कहीं भी हम्म। 24 घंटे सब जगह नहीं हो सकती। आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई, वहां भी घटनाएं होती हैं। तो घटना कहीं भी हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग सचेत रहें, हम्म। हमारे साधन हो, हम लोग इंटेलिजेंस समय पे इकट्ठी करें, अगर कुछ घटना हो जाती है तो उसकी तह तक पहुंचे, और ये देखें कि उसके तार कहाँ तक फैले हुए हैं और कहाँ तक वो हैं। तो और सबसे बड़ी जरूरत है कि
ये जो केसेस घटित होते हैं इनके ट्रायल जो हैं वो जल्दी खत्म होने चाहिए। हमारे यहाँ ट्रायल प्रोसीजर काफी बहुत लंबे। लंबा है, और जिससे डेटरेंस नहीं होता है, मतलब कई सालों साल चलते हैं। अगर हमारे टेररिस्ट केसेस हैं उनके अगर हम मुकदमे देखें वो भी कई सालों साल चलते हैं। उनको जरूरत है कि जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। सर ये आपके टेन्योर में टेररिज्म को टैकल करने का उस समय किस तरह से काम हो रहा था और अब एनआईए के कामकाज में कितना फर्क आया है इसमें? देखिए, मैं तो इस बारे में ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाऊंगा कि क्या तब्दीली आई है, लेकिन जो मैं अखबारों में देखता हूँ या जो पढ़ता हूँ उससे मुझे लगता है कि सरकार ने शायद एनआईए को कुछ और फैसिलिटीज दी हैं। सरकार ने कोशिश की है कि हम्म, एनआईए के जो हाथ हैं वो मजबूत थोड़े किए और जाए और मजबूत किए जाएं, ताकि वो लोग उनको मैन पावर भी एक्स्ट्रा दी है। लेकिन जरूरत इस बात की है, जैसे मैंने पहले कहा कि एनआईए में स्टेट पुलिस को अपने अधिकारी भेजने चाहिए जो लोग अपने एक्सपीरियंस को एनआईए को बांट सके, फिर एनआईए से एक्सपीरियंस लेके वापस स्टेट में जा सके। उस बात की बहुत जरूरत है। और इसके अलावा ट्रेनिंग वो बहुत ही जरूरत है। हम्म, और दूसरा, हमारे यहाँ एक और समस्या है। एनआईए जो है पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जी, एनआईए इंटेलिजेंस नहीं इकट्ठा, हम्म, एनआईए प्रिवेंशन नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी नॉलेज में कोई चीज आती है जिससे कोई इंसिडेंट प्रिवेंट हो जाता है तो वो लोग एक काम करते हैं, लेकिन पर से एनआईए का काम इंटेलिजेंस इकट्ठा करना नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है। इट्स ए पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आई थिंक इस बात के ऊपर दोबारा से विचार होना चाहिए कि क्या हमें एक ही एजेंसी हो जो इस बारे में इंटेलिजेंस भी इकट्ठा करे, स्टेट मतलब पुलिस से तालमेल भी रखे, टेररिज्म को लेकर आप कह रहे हैं सर टेररिज्म को लेके, कि एक टेररिज्म की एजेंसी हो जी। इंटेलिजेंस भी इकट्ठा करे, और स्टेट पुलिस के साथ तालमेल भी रखे, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन। अमेरिका में एफबीआई इंटेलिजेंस भी इकट्ठा करती है हम्म। और एफबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। तो ये भी एक चैलेंज। तो सर एनआईए को तो इनपुट, जैसा आपने कहा कि इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, लेकिन क्या कई कभी आपको याद है कि कभी ऐसा हुआ हो कि स्टेट एजेंसी ने, स्टेट पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी हो एनआईए को और कोई घटना रोकी जा सकी हो या समय रहते पकड़ा जा सका हो आरोपियों को? नहीं, मैंने ये बताया ना कि एनआईए का वो काम ही नहीं है। हम्म, एनआईए तो इंसिडेंट जब हो जाती है उसके बाद फील्ड में आती है। जी, एनआईए का वो काम भी नहीं है। तो एनआईए को अगर कोई इंसिडेंट बताते भी हैं तो एनआईए इंटेलिजेंस नहीं इकट्ठा कर। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम्म, एनआईए का काम इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, स्टेट पुलिस के साथ में इंटेलिजेंस के मामले में तालमेल रखना, और जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एनालिसिस करना। अब देखिएगा कि हमारा बॉम्ब जो रिकॉर्ड सकते हैं, बम जितने भी हम्म, बॉम्बिंग होती है, जितने भी एक्सप्लोसिव की घटनाएं होती हैं, वो एनएसजी रख, उसका रिकॉर्ड कीपिंग एनएसजी के पास है, जी, वो एनआईए के पास नहीं है। और जो इंटेलिजेंस इकट्ठे करती है वो दूसरी एजेंसी से इकट्ठी करती है। हम्म, स्टेट पुलिस तो अपना काम करेगी, वो अपना इंटेलिजेंस इकट्ठा करेंगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगर आपको एनआईए को ज्यादा आप उसके देखना हाथ चाहते हैं मजबूत कि करने हैं। हम्म, करने के लिए, तो उनको हमारे हिसाब से उसको मजबूत करके उसको इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की और प्रिवेंशन का भी स्टेट गवर्नमेंट से तालमेल करके वो हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि आपको एनआईए को काफी स्ट्रेंथन करना। जी। सर एनआईए को जो केस सौंपा जाता है, ये सवाल मुझे शुरू में ही पूछना चाहिए था लेकिन मैं अब पूछ रही हूँ। ये सिर्फ टेररिज्म के मामले में एंटी नेशनल कोई काम होने के बाद इस पे एनआईए को सौंपा जाता है या इसकी भूमिका बड़ी है? नहीं, देखिए, एनआईए एक्ट अगर आप देखेंगे तो एनआईए के एक्ट में एक शेड्यूल है, उसमें ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं। यूएपीए एक्ट है, या फेक करेंसी है, हम्म, या दूसरे तरह के कुछ ऑफेंसेस हैं, खाली उन्हीं तक उसका रोल सीमित है। जी, उसका रोल उसी तक सीमित है। और जैसे ही एमएचए नोटिफाई करती है वो केस एनआईए को मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन एनआईए उसके अलावा कोई केस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ओके। तो सर आपको लगता है कि टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म करने के लिए या सीमा पार से जो आतंकवाद हो रहा है
उसमें ऑपरेशन सिंदूर आप देख चुके हैं कि इस बार हमने जब पहलगाम अटैक हुआ तो सरकार ने जवाब दिया प्रॉपर। और अब क्या और स्टेप उठाए जा सकते हैं जिससे कि सीमा पार आतंकवाद की कमर जो है तोड़ दी जाए पॉलिसी लेवल पर, और क्या चेंजेस आपको करने की जरूरत लग रही ये है? बहुत बहुत जरूरत ये है कि हमें जिस देश से भी इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ करने की कोशिश की जा रही है या वो कर पा रहे हैं, उनको हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करना पड़ेगा। हमारे को इंटरनेशनल ओपिनियन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। जी हाँ। लेकिन कभी कभी हम लोग इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते डिप्लोमेटिक लेवल पे भी। वो बहुत जरूरत है कि अ, तालमेल इंटरनेशनल लेवल पे बना जाए कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके खिलाफ संसार के किसी भी देश में अगर फंडिंग हो रही है, अगर ट्रेनिंग हो रही है, अगर कहीं कुछ उसको भूमिका बांधी जा रही है, कुछ प्लानिंग हो रही है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे टैकल करना बहुत आवश्यक है। जब तक वो नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। पाकिस्तान को क्योंकि तो कई बार बेनकाब किया जा चुका है संयुक्त राष्ट्र के मंच से, कई कई मंचों से। लेकिन उसकी ये जो हरकतें हैं आतंकवादियों को भेजने की, फंडिंग करने की, उसको उकसाने की, ये क्यों नहीं खत्म हो रहे सर? उस पर थोड़े से ये रोशनी देखिए, डालें। आप मैं उस बारे में पता नहीं मुझे कमेंट करना चाहिए या नहीं, लेकिन एक बात साफ है, पाकिस्तान की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन उसकी तरफ वो कहाँ देखता है वो? नहीं नहीं, वो देखता नहीं है। हम्म। उनकी जो प्रजा है या जो लोग हैं वो बहुत चीजों से त्रस्त हैं। गरीबी है, वो खाना खाना नहीं मिलता है, जी। अनाज की कमी है, पेट्रोल की कमी है, सब तरह की उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में बलूचिस्तान एक अलग मुद्दा है वहाँ। है। और वहाँ कई सारे मुद्दे। जी। तो उससे वो अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए इन तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि वो धर्म के नाम पे या देश के नाम पे वो लोगों को, जिसको कहते हैं कि बरगलाते हैं। जी। जी। तो उनके लिए ये एक तरीका है, टूल है एक अपने उनके। एक टूल है जी। अपने लोगों को वो रखने का। तो वो कुछ ना कुछ हमेशा करते रहेंगे जब तक वो देश डेवलप नहीं होता है उस देश के अंदर में। तो इस तरह की घटनाएं वो घटते रहेंगे। जो ये ऐसा कोई भी देश लें जहाँ वो दूसरे देशों में घटना करते हैं, वो सब जगह आप पाएंगे कि इसी तरह का माहौल है, इसी तरह की। तो धर्म के नाम पर लोगों को उकसा करके, सुसाइड बॉम्बर बना करके, और जिस तरह का वो पाकिस्तान कर रहा है, क्या आपको लगता है कि देर सबेर उसको खुद ही अपने घर में उसको मार पड़ने वाली है? देखिए, वो तो पड़ ही रही है। तो उनकी इकोनॉमी की आप हालत देखिए आज। पिछले एक साल पहले आपने देखा होगा कि लोग वहाँ अनाज के लिए जी, लाइनें आटे लगा के के लिए, खड़े थे। आटे के लिए आटा तरस रहे नहीं थे। मिल रहा जी। था, तो वो हो ही जी। रहा है। वो लेकिन वो लोग कब तक वो देश उस स्थिति से बाहर निकलेगा ये कहना बहुत मुश्किल कहते बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो है। हाँ, तो वो तो है। लेकिन हम उम्मीद यही रखते हैं कि भैया हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते हैं, जी। रहना लेकिन उसी के हमारी साथ सेना है। जवाब देती रहती है, उनको दे चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में। कि खाली सेना के जवाब देने से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम्म। जब तक वो देश खुद नहीं समझेगा कि जिस राह पे वो चल रहे हैं वो तबाही की तरफ ले जाता है, हम्म। जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि भैया अगर आप शांति से अपने देश की डेवलपमेंट या अपने देश की इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दें, तब जैसे तक हमारा देश कर रहा है। हमारा देश कर जी। रहा है। हमारा जी। देश इस समय, हम लोग 4 नंबर की इकोनॉमी है। जी। कोशिश ये हमारी है कि हम तीसरे तीसरे नंबर की नंबर की। इकोनॉमी जी। हो जाए। हम्म। तो हमारे लिए वो जरूरी है। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें कुछ करना, उनके लिए वो जरूरी नहीं है। जी। वो नहीं कर पा रहे। सर, आप कई नक्सल प्रभावित जिलों में भी काम कर चुके हैं। अभी जो हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बड़ा नक्सली है हडमा, एक करोड़ी नक्सली था, वो मारा गया। और सरकार जो है नक्सलवाद को मिटाने के करीब करीब पहुंच रही है, और एक डेडलाइन दी गई है 26 मार्च मार्च और 2026 की। तो आपको लगता है सर कि आपने काफी काम किया है, कि लगता है आपको कि हाँ नक्सलवाद जो है अब इस देश से खत्म होने वाला है? तो हम उम्मीद करें कि आतंकवाद को भी अब खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, नक्सलवाद काफी कम हुआ है, उनके प्रभावित क्षेत्र काफी कम हुए हैं। और उसका मेन रीजन यही है कि जब राज्यों की सरकारों ने और केंद्र की सरकार ने भी ये मान लिया हम्म। कि ये खाली पुलिस का काम नहीं है,
पुलिस अपना काम करती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम करती हैं। जब ये मान लिया गया कि उन इलाकों में जहाँ नक्सल का प्रभाव है, उनमें डेवलपमेंट का काम, उनमें स्कूल खुले, उनमें हॉस्पिटल खुले, उसमें लोगों को दूसरी फैसिलिटीज मिले, वो लोगों को नौकरी मिले। तो जब से ये काम शुरू होना है, साथ ही साथ में पुलिस ने अपना काम तेजी से किया है। हर हर प्रदेश के अंदर में अ, शुरू में ग्रे हाउंड्स बनी थी आंध्रा, उसको दूसरे लोगों ने भी, वन फोर्स बना पॉलिसी। महाराष्ट्र में। इस तरह की स्पेशल पुलिस बना के वो काम करने से इस चीज का डेफिनेट फर्क पड़ा है। मुझे याद है कि जब मैं शुरू शुरू में मैंने सर्विस ज्वाइन किया था, और मैं एक नक्सलाइट जिले में जो प्रभावित जिला था उसमें मेरी पोस्टिंग थी। तो एक गांव में गए तो वहां पे एक स्कूल था। उस स्कूल में कोई अध्यापक जाता ही नहीं था। डर था वहां एक। पे एक प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। जी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं जाते। तो वो लोग बीमार होते थे तो किसके पास जाते थे? उनको कोई नक्सलाइट जो है वो ले जाते थे उनके पास भी। जैसे मैंने बताया कि बुद्धिजीवी के नक्सल मूवमेंट में भी थे, कई हम्म। डॉक्टर भी नक्सलाइट थे, तो उनको ट्रीटमेंट होते। तो एक्चुअली जैसे जैसे हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, और हाँ। उससे काम करते हैं तो उससे फर्क पड़ता मतलब है। और डेवलपमेंट इसी से काम का असर दिखेगा यदि उनको, तो वो। हाँ, और टेररिज्म का भी वही है। जब हम लोग ये पहचान लेंगे कि जो लोग मिसगाइड हो, जो लोग ब्रेन वॉश, कौन है, और ये हमारा जिसको कहते हैं डी रेडिकलाइजेशन, जी। वो एक मुहिम चलानी। और वो मुहिम केवल पुलिस नहीं चला सकती। पुलिस उसमें मदद कर सकती है, लेकिन वो मुहिम भी बेसिकली आपको स्कूल, कॉलेजेस और घरों में चलानी है। ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, उसकी संगति गलत है, वो कुछ इस तरह की विचारधारा में जा रहा है कि जो वायलेंस की तरफ इशारा हम्म। करते हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भैया जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है। नहीं, ये वाकई चिंता की बात है कि कम पढ़े लिखे मौलवी जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स को। ये चिंता की बात है कि इतने पढ़े देखिए, लिखे ये नौजवान जो है गुमराह हो रहे पढ़े हैं। लिखे नौजवान हो, हर नौजवान को आप ब्रेन वॉश करना चाहें तो किसी को आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं। लेकिन तो वो इजी हो जाता है। कुछ लोग कमजोर होते हैं जो ब्रेन वॉश बड़ी जल्दी हो जाते हैं, वो उनका विवेक काम नहीं करता है। अब ये जो डॉक्टर है जो चल बसा जी। बम ब्लास्ट करने में, उसको क्या मिला, या उसके परिवार को क्या मिला? उसके परिवार ने या सब राज्य सब सरकार ने तबाह हो उसके गया। ऊपर कितना पैसा लगाया होगा। उसके माँ बाप की, उसके रिश्तेदारों की भी कुछ उम्मीद होगी कि सही डॉक्टर बात। है, अच्छा रहेगा, हमारी लाइफ भी सुधरेगी। लेकिन वो विवेक काम नहीं करता। अपनी कौम के लिए यदि वो ज्यादा सेवा करता, मरीजों की सेवा करता, उनके बीच में रहता, तो उसका जो डॉक्टर होने का जो एक फायदा है, मतलब समाज को डॉक्टर वो सब को हम भगवान का रूप मानते हैं। डॉक्टर का जो असली धर्म है वो है मरीजों की सेवा करना। लेकिन यह जो खुलासे हुए हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया कि डॉक्टर जैसे सम्मानजनक पेशे के लोग इस तरह से इस काम में लगे हुए हैं। की जरूरत है कि हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा। हमें जो डर रहा है उससे अलग हट के काम करना। सर, यू नो, जी, नक्सलवाद से जुड़ा एक और सवाल है सर। अभी बड़ी संख्या में हमने देखा कि बहुत सारे नक्सलाइट ने सरेंडर किया है, और बड़ी संख्या में, अलग अलग, मतलब छत्तीसगढ़ में भी, आंध्र प्रदेश में भी। आपको सरकार ने उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव कोशिश की है। आपको लगता है कि सर ये एक बार जब आते हैं तो फिर अब वापस जाना उनके लिए मुश्किल होगा, मतलब अब वो वापस नहीं जाएंगे वो? नहीं देखिए, अब आपने देखा होगा जिन नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया है, जो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, विशेष हम्म। तौर पे मैं तो आंध्रा की बात कर सकता हूँ जहाँ से मैंने काम किया है। हम्म। वो लोग अच्छा अपनी लाइफ में मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, अच्छा काम कर रहे कर हैं। रहे हैं, हाँ। और उसमें इक्का दुक्का चांसेस हैं कि वापस चले गए हैं, लेकिन आई थिंक मोर देन 90% वो वापस नहीं गए हैं और मुख्य धारा में ही अच्छे से रह रहे हैं समाज के अंदर। तो उनका स्वागत जाते होना नहीं। चाहिए, बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, होना चाहिए। सरकार ने भी बहुत कोशिश की है, बहुत सारे बहुत उनके लिए कोशिश की है, स्कूल्स बहुत शुरू की कोशिश की गई है। है। जी। हाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उस इलाकों में सरकार ने बहुत कोशिश की है, पुलिस ने बहुत कोशिश की है, सेक्रीफाइसेस भी किए हैं।
और तालमेल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अंदर बहुत अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब परिणाम हुआ है। तभी बड़ी कामयाबी मिल रही है, हाँ बहुत हाँ। बड़े पैमाने पर नक्सलियों को पकड़ा यस। गया है। बिल्कुल। सर, आपसे बातचीत हो और हर्षद मेहता केस का जिक्र ना करें तो ये पूरा इंटरव्यू ही अधूरा रह जाएगा। कितना चुनौतीपूर्ण था सर आपके लिए वो हर्षद मेहता केस? या तो बच्चा बच्चा भी जानता है इस बारे में। देखिए, हर्षद मेहता केस जहाँ इन्वेस्टिगेशन का सवाल था, मैं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं था, लेकिन हम्म, मेरी भूमिका उसमें एक सपोर्टिंग रोल में थी। जी सपोर्टिंग रोल में थी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज सीबीआई को उस समय ये था कि हम पुलिस अफसर, मैंने उस टेररिज्म के बारे में भी बात करते हुए कहा कि हमारी कोई एक्सपर्टीज थी नहीं। जी। शायद जो आपकी टीम कोई थी उस समय जो जो इन्वेस्टिगेशन। जो जो इन्वेस्टिगेशन टीम जी। थी, उसमें कोई सिक्योरिटीज या स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग को समझता ही नहीं। ओके। हम लोगों को जानकारी नहीं थी। हम्म तो कभी इस तरह का कोई केस सीबीआई ने या लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि स्टॉक मार्केट की या सिक्योरिटीज ट्रेडिंग की कॉम्प्लिकेशन को समझना, हम्म। और समझने के बाद में ये जानकारी इकट्ठी करना कि उसने अगर सिस्टम को मैनिपुलेट किया तो वो कैसे किया। कैसे किया? तभी तो आप उसको जी। उसके खिलाफ में साक्ष्य इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी, और मेरे ख्याल से 3-4 महीने का समय तो समझने समझने में सीबीआई को लग गया कि हुआ ओके। क्या है। क्योंकि वो जितना चालाक आदमी था, उसने जिस तरह से पूरा जाल बुना था। उसने सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। जी। तो चैलेंज ये था। और दूसरा चैलेंज अगेन टेक्नोलॉजी का था। अगर मुझे सही याद पड़ता है तो उसके शायद 152 बैंक अकाउंट्स थे। 152। 152 बैंक अकाउंट्स के अंदर में हजारों ट्रांजैक्शन थी रोज की। ओके। उन ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके मैट्रिक्स बना के उसको एनालिसिस करने के लिए आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। किसी न किसी तरह की सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। उस समय इतनी तो टेक्नोलॉजी थी? उस समय एक्सेल वगैरह हम्म थे, लेकिन लोग पुलिस अफसर तो हम लोग नहीं जानते थे ना, हम लोग हम्म। उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं इस्तेमाल करता था, जी। लेकिन ज्यादातर पुलिस अफसर्स को नहीं मालूम था। तो हमको कुछ एक्सपर्ट उधार पे लेने पड़े। फिर कोई जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको। तो जो मैंने बात कही कि टीम इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, वो तब भी मैंने महसूस किया था, और आज की डेट में भी मैं महसूस करता हूँ कि वो किसी तरह से हम लोग उस कंसेप्ट को प्रैक्टिस में नहीं ला पाए। जी। कि जैसे ही ये केस घटित हुआ, तो इमीडिएटली पुलिस के साथ एक साइबर इन्वेस्टिगेशन की या साइबर एक्सपर्ट्स की टीम साथ लग जानी थी। क्योंकि ये लोग तरह तरह की जो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप जैसी उसको यूज कर रहे थे, हम्म शायद कोई स्विस ऐप को यूज कर रहे थे, जो हम्म। डेटा को स्टोर भी नहीं करती है, मेटा डेटा भी नहीं रहता है, और उसके पास उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। और दे हैव सेटअप ए सेपरेट सर्वर, इन हाउस सर्वर, फॉर एक्सचेंजिंग नोट, सो दैट दे कैन डोंट कम अंडर द पुलिस रेडार, रेडार ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है। वो नॉलेज शायद पुलिस के पास नहीं है। हम्म। तो उस समय उस केस में आप लोगों ने कई चुनौतियों का सामना किया था। बहुत बहुत चुनौतियों का सामना किया, क्योंकि सर, कितना टाइम लगा था इस केस को पूरा हैंडल करने में? पूरा उसकी। इन्वेस्टिगेशन करीब 2 साल तो चली थी। उसके बाद में भी चलता रहा। 2 साल तो मेन इन्वेस्टिगेशन चली थी। इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगा तो फिर तो उस सजा मिलने तक और बाकी चीजें होने तक तो वैसे भी हाँ, वो तो टाइम समय लगता है। रहता है, क्योंकि कोर्ट को भी समझने में दिक्कत आ रही थी कि जी। कोर्ट्स आर आल्सो नॉट। कि मैटर क्या है। अगर अगर पुलिस ऑफिसर्स की जानकारी नहीं है तो कोर्ट्स भी उनको भी ये दिक्कत है कि वहां हम्म, भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको भी नहीं मालूम है, तो उनके लिए भी चुनौती। जी। और जो क्रिमिनल होता है वो अच्छे से अच्छा एडवोकेट करता है, जो जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होती है, वो कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं एविडेंस कलेक्शन में। तो वो भी चैलेंज होता है। हम्म। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत कीमती समय दिया और आपसे बातचीत बहुत अच्छी हुई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप फिर जुड़ना चाहेंगे। अगली बार फिर किसी और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। ये बातचीत अच्छी हुई है। एनआर वासन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, फिर हम आपसे जुड़ेंगे।
तो ये है हमारे साथ एनआर वसंत साहब और इनसे हमारी बातचीत चल रही थी जो कि काफ़ी अच्छी है और आप जल्द ही इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।